आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि एक सेल होता क्या है, वो दिखता कैसा है और सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो जो है वो हमारे सेल बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। तो ये जो लेक्चर सीरीज होने वाला है हमारा सेल बायो का, इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस की ओर जाएंगे। तो एक्सेल का बेसिक्स क्या है और उससे लेकर एडवांस तक जो भी बातें हैं उन सबों के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो ये हमारे सेल बायो का लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर होने वाला है और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो अगर आप भी इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि ये बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। और सेशन शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं और ये जो अभी करंट लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ये सारे के सारे जो हैं ये डिबेट सी एस ए आर नेट गेट बारकोसियस और ऐसे ही बहुत सारे जो भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है ये सारे के सारे लेक्चर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स। और हम बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस की ओर बात करेंगे और इन टॉपिक्स में हम थोड़ा डिटेल्स में हर चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अगर आप सीएसआर नेट डिबेट या गेट के एस्पिरेंट हैं तो फिर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जरूर जुड़ें क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम पर्पज से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन का जो टाइटल है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है। इसमें हम सेल की ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है। तो इस लेक्चर में क्या-क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल होता क्या है और सेल के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे सेल से रिलेटेड। उसके बाद हम ये जानेंगे कि सेल के प्रकार कितने होते हैं, आखिर कितने तरह के सेल पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आखिर क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेल होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक सेल जो है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है। और बिना एक सेल के हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो सेल की वजह से है। आप बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को देखते होंगे, बड़े से बड़े जीव को देखते होंगे, एनिमल को देखते होंगे, वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। यानी कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में मिलके एक साथ मिलके एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो एक सेल जो है ना वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सेल के डेफिनेशन की बात करें तो एक सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये सबसे बेसिक यूनिट है हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का। और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबों के लिए एक सेल ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनके लिए एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम डे टू डे जो भी वर्क करते हैं, जिन भी चीज़ों को महसूस करते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं या हम बोलते हैं या हम जो भी चीज़ देखते हैं, उन सबों में कहीं न कहीं एक सेल का ही रोल होता है। एक सेल की वजह से ही हम ये सारी की सारी चीज़ें कर पाते हैं और हमें कुछ भी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जिस भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी एक सेल ही जनरेट करता है। एक सेल के अंदर में ही वो एनर्जी जनरेट होती है और हम ये जानते हैं कि वो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में जनरेट होता है एक सेल के अंदर में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवन का जो शुरुआत है वो एक सेल से ही होता है और बिना एक सेल के हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आगे के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक सेल जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं उनके फंक्शंस के आधार पर। यानी कि एक सेल के फंक्शन के लिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके और एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के आधार पे डिपेंड होता है। यानी कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ें चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, उसके अनुसार से सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। तो अगर हम एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो सेल जो है वो चाहे दिखने में कैसा भी हो, चाहे वो स्फेरिकल हो या रॉड शेप्ड हो, जैसा भी उसका शेप है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करें तो वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड जरूर होता है। यानी कि एक सेल जो है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है जो कि लिपिड बाइलेयर का है, जो कि हम आगे के लेक्चर सीरीज में बात करेंगे कि आखिर ये जो मेम्ब्रेन है
वो किसका बना हुआ होता है। तो जो भी सेल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, और उसी मेम्ब्रेन के अंदर में उस सेल के सर्वाइवल के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस मेम्ब्रेन के अंदर में ही पाए जाते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स सेल में आ सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल सेल से बाहर जा सकते हैं, वो सारा का सारा ये मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है, जो कि एक सेल के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या होता है। तो सेल बायोलॉजी is the study of cell from its basic structure to the functions of every cell organelles is called cell biology। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल बायोलॉजी जो है वो एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर सेल के अंदर में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि जितने भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबों के बारे में जो स्टडी है उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेल्स का, कि आखिर एक सेल जो है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वेरियस तरह के सेल्स हैं, जिनके आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि एक सेल के सर्वाइवल के लिए उन्हें जिस इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, तो उस इन्वायरमेंट में कैसे उन्हें रहना है, वो इन्वायरमेंट उन्हें इम्पैक्ट ना करे, और उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर आप एक बैक्टीरियल सेल देख सकते हैं, फिर उसके बाद एक पारामेशियम देख सकते हैं, एक न्यूरॉन सेल देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से आप नीचे में पायरेन्काइमा सेल, स्मूथ मसल सेल और रेड ब्लड सेल देख सकते हैं। तो ये सेल्स जो हैं वो आखिर किस तरह के सेल्स हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल को देख पा रहे होंगे, जो कि बेहद ही छोटे सेल्स होते हैं। इनका मेजरमेंट की बात करें तो ये माइक्रोमीटर में इनका मेजरमेंट होता है, और ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, एक मल्टीसेलुलर और एक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल सेल्स के बने हुए रहते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ईंट मिलके एक घर का निर्माण करते हैं, एक घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो उन्हीं ईंटों की तरह से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि वो आपस में मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में क्या है कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से ही बने हुए हैं, तो इनका सिंगल सेल ही इनके जितने भी वाइटल परफॉर्मेंस होते हैं, जो भी इनको सर्वाइवल के लिए जो भी जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे वाइटल प्रोसेसेस जो हैं वो एक सिंगल सेल ही यहाँ पर परफॉर्म कर लेता है। इन्हें इसके लिए किसी और सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप पारामेशियम को देख पा रहे होंगे। ये पारामेशियम जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये बैक्टीरिया की तरह नहीं है, ये बैक्टीरिया से बहुत अलग है। ये पारामेशियम एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरियल सेल जो है ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि बेहद ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और पारामेशियम की बात करें तो ये एक तरह का प्रोटोजोआ है। उसी तरह से यहाँ पे आप न्यूरॉन को देख पा रहे होंगे। तो न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो यही सेल है, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स देखते हैं, ये एक तरह का प्लांट सेल है। उसके बाद यहाँ पर हम स्मूथ मसल सेल देखते हैं। तो मसल सेल्स जो है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक कार्डियक मसल सेल, एक स्केलेटल मसल सेल और एक स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो ब्लड है उसके जो सेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो ये कुछ तरह के सेल्स का एग्जाम्पल था। तो ये जो सेल्स हैं ये इतने ही नहीं होते हैं, और भी बहुत तरह के वेरियस टाइप के सेल्स होते हैं, और एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन और उसके इन्वायरमेंट के अनुसार से ही डिफाइंड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। और इसके बाद हम टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एक सेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक सेल जो है वो जनरली दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो है उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट सेल में और दूसरा एनिमल सेल में। और जो भी फंजी प्रोटिस्टा जो भी होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप पिछले इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल जो है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है। एक प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल से आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इमेज में जो सेल दिख रहा है वो एक तरह का बैक्टीरियल सेल है। और इस बैक्टीरियल सेल यानी कि इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसे हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो प्रोकैरियोट जो है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है सेल। यानी कि ये ऐसे सेल हैं जो कि प्रिमिटिव हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बेहद ही पुराने सेल्स होते हैं। यानी कि इवोल्यूशन के दौरान में जो सबसे पहला सेल ओरिजिन हुआ होगा वो एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल होगा, जो कि धीरे-धीरे आगे इवोल्यूशन में वो एक यूकेरियोटिक सेल में डेवलप हुआ। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में आपको यहाँ पर एक सेल वॉल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे कि आप ये शायद जानते होंगे कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। बट प्रोकैरियोट्स में ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से नहीं बना हुआ रहता है, बल्कि ये यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है या फिर सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है। तो इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट सेल के जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उससे काफी डिफर करता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर में ये जानेंगे कि आखिर एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। तो किसी और लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसे डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पर बस एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक विप लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है इसे फ्लैजिला कहते हैं और ये बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। और इस सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें तो इस सेल के अंदर में किसी भी तरह का ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड रहते हैं, यानी कि एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल्स जो हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं वो सारे के सारे इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं बट इन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। और यही नहीं, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं रहते हैं, ये फ्री रहते हैं। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। और यहीं पर आप चारों तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको ये सही से नजर नहीं आ रहा तो फिर हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और यहाँ पर आप बहुत सारे हेयर लाइक के स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इन्हें पीली कहते हैं। और ये पीली जो है ना, ये एक सेल को यानी कि इस बैक्टीरियल सेल को अटैचमेंट में या फिर कंजुगेशन में, जो कि एक रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, उसमें ये काफी हेल्प करता है इस बैक्टीरियल सेल को। तो यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको वैक्यूल भी नजर आ रहा होगा, जो कि काफी छोटे छोटे हैं। यहाँ पर एक प्लाज्मिड नजर आ रहा होगा, जो कि इनका एक सर्कुलर डीएनए है। और रिप्रोडक्शन में केवल यही डीएनए जो है वो एक प्रोकैरियोट से यानी कि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर आप एक मिजोजोम भी देख रहे होंगे। ये मिजोजोम कुछ नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक इन्वेजिनेशन होता है। और ये मिजोजोम जो है बहुत सारे फंक्शंस में ये हेल्प करता है, जैसे कि रिस्पायरेशन हुआ, डीएनए के रेप्लिकेशन में, यहाँ तक कि इवन सेल डिवीजन में भी ये मिजोजोम जो है काफी हेल्प करता है इस बैक्टीरियल को। और यही नहीं, यहाँ पर आप एक मोटी लेयर देख रहे होंगे जो कि थोड़ा थिक लेयर है। इस लेयर को कैप्सूल कहते हैं। और ये कुछ एक बैक्टीरिया में ये पाया जाता है जो कि कैप्सूल फॉर्म कर सकते हैं। और ये कैप्सूल इनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। ये जो कैप्सूल लेयर जो है ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ रहता है। और ये जो कैप्सूल है ये एक तरह का वायलेंस फैक्टर है, यानी कि डिजीज कॉज करने में, यानी कि किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करने के लिए ये काफी हेल्प करता है इस बैक्टीरिया का। और इसके साथ ही साथ ये इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि इस बैक्टीरियल सेल के प्रोटेक्शन में भी काफी महत्वपूर्ण रोल है इस कैप्सूल का। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस बैक्टीरियल सेल में एक ऑर्गेनेल है जिसे कि राइबोसोम कहते हैं। यानी कि ये जो राइबोसोम जो है वो एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर में पाया जाता है। तो जैसा कि हमने ये जान लिया कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनके पास अदर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सिवाय राइबोसोम का वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। और इनका न्यूक्लियस जो है जिस रीजन में पाया जाता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसी रीजन में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है, जो क्रोमोसोम है, वो पाया जाता है। उसके बाद इनका साइज जो है जैसे कि हमने कहा कि माइक्रोमीटर में
इनका साइज मेजर किया जाता है, जो कि 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और इसका सेल वॉल की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें ये जो सेल वॉल है, ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर जो है, वो काफ़ी कॉमन होता है लगभग हर तरह के प्रोकैरियोट्स में। बट यहाँ पर जो आर्की होती है, उनमें जो सेल वॉल होता है, वो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है, जबकि बैक्टीरिया में यही सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर से जरूर पाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और जिस रीजन में ये जो जेनेटिक मटेरियल, ये जो क्रोमोसोम है, ये पाया जाता है, उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल का जो एक ओवरव्यू है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ये वो हमने यहाँ पर जान लिया है। प्लस हम आपको ये भी बताते चलें कि क्रोमोसोम के फोल्डिंग में एक प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस प्रोटीन को हिस्टोन कहते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, इनमें नहीं पाया जाता है। और यही हिस्टोन प्रोटीन जो है, वो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो आखिर इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है हिस्टोन प्रोटीन का, वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि आगे हमारे जो भी लेक्चर सीरीज आएंगे, उनमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम अगले टाइप के सेल की ओर चलते हैं, जो कि है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, वो दो तरह के होते हैं, एक एनिमल होते हैं और एक प्लांट सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एनिमल सेल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एनिमल सेल आखिर दिखता कैसा है। और अब हम ये जान लेते हैं कि एक एनिमल सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और उसके बाद हम एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है, उसके बीच में कंपैरिजन भी यहीं पर कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसे कि माइक्रोविलाई कहते हैं। ये जो माइक्रोविलाई है ना, इनका बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन में। यानी कि एक सेल को अपने इन्वायरमेंट में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना होता है, तो वो इसी माइक्रोविलाई की हेल्प से उस न्यूट्रिशन को यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद एनिमल सेल्स में पेरोक्सिसोम पाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस पेरोक्सिसोम का अगर फंक्शन की हम बात करें, तो फिर ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में और सेल को डिटॉक्सिफाई करने में काफी हेल्प करता है। और यहाँ पर आप वैक्यूल देख पा रहे होंगे। इस वैक्यूल के फंक्शन की बात करें, तो ये स्टोरेज का काम करता है, ये सेल के पीएच को भी मेंटेन करने में काम आता है। और सेल में किसी भी मटेरियल का, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अगर करना होता है, तो फिर वैक्यूल की सहायता से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कि एंडोसाइटोसिस या एरोसाइटोसिस जो प्रोसेसेस होते हैं किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में, उसमें वैक्यूल का बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि जब हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रियल्स पाए जाते हैं, जो कि सेल डिवीजन में काफी हेल्प करते हैं। यहीं पर आप गोल्गी एपरेटस को देख पा रहे होंगे, जो कि प्रोटीन के पैकेजिंग में काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है, वो गोल्गी एपरेटस में ही होता है। और यहाँ पर आप सबसे सेंटर में एक न्यूक्लियस देख पा रहे होंगे, जो कि चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पर घिरा हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इसी न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस नाम का एक रीजन भी पाया जाता है, जिसमें राइबोसोम का जो सिंथेसिस होता है, वो इसी न्यूक्लियोलस में होता है। और इसी न्यूक्लियस में यहाँ पर आपको क्रोमैटिन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जो जालनुमा जो वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमैटिन है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जो क्रोमैटिन है, वो दो तरह के पाए जाते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो है, वो आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक डेंस रीजन होता है। और यूक्रोमैटिन जो है, वो आपको यहाँ पर वेवलाक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लूजली पैक्ड होते हैं। और इस जीनोम का जो रीजन ट्रांसक्राइब होता है, यानी कि जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, वो इस यूक्रोमैटिन से ही सिंथेसिस होती है। तो अगर हम यूक्रोमैटिन का रोल के बारे में अगर बात करें, तो इसका रोल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, क्योंकि एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है, वो इसी यूक्रोमैटिन से ही होता है। उसके बाद आप यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल देख पा रहे होंगे।
जो कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको ये डिफाइन करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल का मूवमेंट कैसा होने वाला है, वो माइक्रोट्यूबुल जो है वही डिसाइड करते हैं। और यही नहीं, सेल में जो सेल का डिवीजन होता है उसमें भी इस माइक्रोट्यूबुल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी देख पा रहे होंगे, जिसे कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो यहाँ पर एटीपी जनरेशन में है, यानी कि एक सेल को जो भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जी चाहिए जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, उसका जनरेशन का काम जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। और यही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका खुद का जीनोम भी होता है, जो कि इनको रेप्लिकेट करने में मदद करता है। यानी कि इनका जो रेप्लिकेशन है ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल का जो डीएनए है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इनका खुद का जो न्यूक्लियस है, खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इनको डिवाइड करने में मदद करता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन में हेल्प करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो हमेशा एक जायगोट के फॉर्मेशन के दौरान में हमेशा वो मदर से ही ट्रांसफर होता है। यानी कि आपके अंदर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे जब आपका जो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, वो उस टाइम में आपके मदर से ही ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ट्रांसमिट जो होता है एक ऑफस्प्रिंग में, वो हमेशा मदर से होता है, ना कि फादर से। यानी कि ये मैटरनल ट्रांसमिट होता है, पैटर्नल कभी भी नहीं होता है। यहीं पर एक एनिमल सेल जो है उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के फोल्डिंग में, मॉडिफिकेशन में, उसका ट्रांसपोर्ट में ये काफी मदद करता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, जो फोल्डिंग होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में हम आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो अभी हम बस एक ओवरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं। यहीं पर एक एनिमल सेल में एक लाइसोसोम भी पाया जाता है, जो कि किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करने में काफी हेल्प करता है। और ये लाइसोसोम सेल का जो माल फंक्शन कंपोनेंट होता है, उन्हें भी ये डिग्रेड करने में हेल्प करता है। यहीं पर आप पिनोसाइटोसिस का एक बबल देख रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो है, जो कि सेल को जरूरी है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से आपको सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट करने में ये पिनोसाइटोसिस बबल ही परफॉर्म करता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि सेल के बाहर में है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो इसी तरह के पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेसेस के जरिए ही ये एक सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आखिर ये प्रोसेसेस जो हैं वो होते कैसे हैं। और यहीं पर आपको पूरे सेल में छोटे छोटे बिट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जो कि राइबोसोम है। राइबोसोम जो है वो दो तरह से पाए जाते हैं, पहला फ्री फॉर्म में और दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे बाउंड। और जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और ये CSIR, डीबीटी बेट, इस तरह के एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और वो ये है कि जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड रहते हैं, उनसे जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर, उन प्रोटीन्स को सेक्रेटरी प्रोटीन्स कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर पैकेजिंग में, उनको फोल्डिंग करने में जो भी रोल है, वो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और उसके बाद उससे गोल्गी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि गोल्गी apparatus में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फिर उस गोल्गी apparatus से वेरियस ऑर्गेनल्स में यहाँ पर भेजा जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर जो फ्री राइबोसोम जो है, उनसे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उन प्रोटीन्स को साइटोसोलिक प्रोटीन कहा जाता है। और साइटोसोलिक प्रोटीन जो है वो यही साइटोप्लाज्म में ही फोल्ड हो जाते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल के बारे में। यहाँ पर प्लांट सेल को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जितने ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एनुअल सेल में पाए जाते हैं, उतने ऑर्गेनेल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं। बस यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस होती है, यानी कि कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ पर बड़े होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ पर छोटे पाए जाते हैं, और कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनेल्स एक्स्ट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, वो यहाँ पर प्लांट सेल में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप वैक्यूल को देख पा रहे होंगे। एक एनुअल सेल में जो भी वैक्यूल पाया जाता है वो बेहद ही छोटा होता है, बट प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल है ये काफी बड़ा पाया जाता है। और इस वैक्यूल के फंक्शन के बारे में बात करें तो फिर इस वैक्यूल का जो फंक्शन है
वो फूड स्टोरेज में होता है, एक सेल का जो पीएच है उसे मेंटेन करने में होता है, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें भी ये स्टोर करके रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर स्टोरेज का है। यहाँ पर आपको पेरोक्सिक ज़ोन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसका फोटोसिंथेसिस में क्या हेल्प है, कैसे हेल्प ये करता है, इसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो यहाँ पर बस ये जान लेते हैं कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का जीनोम होता है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का जीनोम। बट माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है उसके मुकाबले में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है वो काफी बड़ा होता है। अच्छा, आपको एक चीज और बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है वो सर्कुलर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है वो भी सर्कुलर पाया जाता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है वो काफी छोटा होता है, और क्लोरोप्लास्ट का काफी बड़ा होता है साइज में। बट इनके जीनोम, इतने बड़े जीनोम होने के बावजूद भी ये बेहद ही कम प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाते हैं, यानी कि कुछ 15-16 इसी का राउंड में ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाते हैं। बाकी के बाकी जितने भी प्रोटीन्स हैं वो इस सेल से स्मगलिंग करके लाते हैं, यानी कि इस सेल के जो भी प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन ही इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीवन यापन के लिए जरूरी होता है। यानी कि ये खुद उस तरह के प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इन्हें सेल से उन प्रोटीन्स को मंगाना पड़ता है, या कह सकते हैं कि चुराना पड़ता है, ताकि ये सरवाइव कर सकें। और यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस जो है एक एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर एक सेल वॉल का होना सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमने अभी तक एनिमल सेल देखा, तो एनिमल सेल को देखने के दौरान में कभी भी हमने ये नहीं पाया उनमें एक सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल का जो फीचर है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और ये प्लांट सेल में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करता है। ये जो प्लांट सेल है इसके प्रोटेक्शन में ये काफी हेल्पफुल रहता है, इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि एनिमल जो है वो यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, उन्हें अगर किसी खतरे का एहसास होता है तो वो छिप सकते हैं, भाग सकते हैं। बट ये जो प्लांट है वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इन्हें एक ही जगह पे रहना होता है। तो वो नेचर ने इन्हें क्या खूब डाला है, इन्हें प्लांट से दे डाला है, इसलिए प्लांट सेल के प्रोटेक्शन के लिए ये सेल वॉल बेहद ही जरूरी होता है, और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। और इसी सेल वॉल के नीचे में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा। तो बाकी के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं, एनुअल सेल्स में भी और प्लांट सेल में भी। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, आप ये जान गए होंगे कि एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, और ये दिखने में कैसे हैं, इनके अंदर में क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और उनके कुछ फंक्शंस जो हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ये आप जान गए होंगे। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि आखिर एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, एक यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। दोनों ही सेल में इनका खुद का डीएनए होता है, यानी कि खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और जिस रीजन में हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसी न्यूक्लियस में एक रीजन पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहाँ पर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। बट यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड नाम का रीजन जो है, इस यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें न्यूक्लियोइड नाम का रीजन पाया जाता है, जिसके अंदर में आपका क्रोमैटिन पाया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है जिसे कि प्लाज्मिड कहते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है ना, वो वायरुलेंस क्रिएट करने में मदद करता है, यानी कि डिजीज कॉज करने में मदद करता है, यानी कि डिजीज कॉज करने में जो भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है वो प्रोटीन्स जो है वो प्लाज्मिड से ही ट्रांसक्राइब होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल वॉल पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर कैप्सूल पाया जाता है जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। बट यूकैरियोट्स में
किसी भी तरह का कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का कैप्सूल नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोट में जो ये जो कैप्सूल है वो वायरुलेंस क्रिएट करने में मदद करता है, सेल के एडेशन में भी मदद करता है। और इसी कैप्सूल के चारों तरफ आपको पीली नाम का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के मूवमेंट के लिए यहाँ पर फ्लैजला होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में ये फ्लैजला कुछ एक प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि काउनोसाइट सेल होता है। तो कुछ एक तरह के सेल्स होते हैं जिनमें फ्लैजला में भी पाया जा सकता है, बट हर तरह की यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजला नहीं पाया जाता है। यहीं पर दोनों ही सेल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों ही सेल के पास साइटोप्लाज्म है। और प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइक्रोविलाई पाया जाता है। तो ये की डिफरेंसेस जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में पाया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो काफी सिंपल होता है, इनके फंक्शन जो है काफी सिंपल होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल का जो फंक्शन है वो काफी एडवांस होते हैं और काफी डिफर करते हैं। इसीलिए इनके पास इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि इनके फंक्शंस में मदद करते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का फंक्शन बहुत सिंपल है, इसलिए इन्हें ज्यादा ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा किसी फीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये की डिफरेंसेस था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद आपके सामने एक टेबल है, जो जितनी भी बातें हमने वहां पे कही है वो सारी की सारी यहाँ पर भी इस टेबल में बताई गई है। तो इस टेबल को हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो काफी प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और इनके पास कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, और ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, इनके पास अपना खुद का ऑर्गेनल होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस की बात करें तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। जिस रीजन में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। एक प्रोकैरियोट की साइज की बात करें तो ये 0.1 से लेकर आपका 5 माइक्रोमीटर तक आपका इसका डायमीटर हो सकता है, इसका मेजरमेंट ये हो सकता है। वहीं पर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये प्रोकैरियोट की तुलना में काफी बड़े होते हैं, और इनकी साइज की बात करें तो ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, और इनमें हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स में यही डीएनए जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है, और इनके डीएनए स्ट्रक्चर में यानी यूकैरियोटिक सेल के डीएनए स्ट्रक्चर में हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि डीएनए के प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। यहीं पर ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सेल डिवीजन का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन के जरिए होता है, जो कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन में जनरली होता क्या है कि एक सेल बीच से टूट के दो भाग में बढ़ जाता है, यानी कि एक सेल दो भागों में डिवाइड करता है। बट यूकैरियोट्स में जो है वो यहाँ पर आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में आपको माइटोसिस और मियोसिस नाम के दो तरह के सेल डिवीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक सेल जो डिवाइड करता है वो मियोसिस नाम के एक प्रोसेस से डिवाइड करता है, जिसके जरिए एक गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर सिर्फ जर्म सेल ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं इस मियोसिस नाम के प्रोसेस में। जबकि अदर सेल्स जो हैं वो माइटोसिस नाम का जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। और यहीं पर राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम का जो साइज होता है वो 70s होता है, और यूकैरियोट्स में यही राइबोसोम का जो साइज है वो 80s होता है। और प्रोकैरियोट्स में ये राइबोसोम जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे राइबोसोम फ्रीली अवेलेबल तो होते हैं, यानी कि वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, बट बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन यहाँ पर या तो एब्सेंट होता है या फिर रूडिमेंट्री होता है, जबकि यूकैरियोट्स में यही वेल डेवलप्ड होता है और एक सेल के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है, ये सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो एक सेल का जो कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है, इसके स्ट्रक्चर को ये जो साइटोस्केलेटन है ये डिटरमाइन करता है। और ये जो साइटोस्केलेटन है वो भी यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वो माइक्रोफिलामेंट है, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और तीसरा
माइक्रोट्यूबुल्स हैं। और ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है, ये सेल डिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है। और यहीं पे सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है, जो कि बैक्टीरिया का एक फीचर है। यानी कि बैक्टीरिया के पास ही सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर पाया जाता है, जबकि आर्किया में सूडो पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। वहीं पे यूकैरियोट्स में एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर प्लांट्स और फंजाई के पास सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट के पास जो सेल वॉल पाया जाता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, और फंजाई के पास जो सेल वॉल होता है वो काइटिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काफी सिंपल होता है। इनमें स्टेरॉल नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका स्टेरॉल्स पाया जाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स पाए जाते हैं। तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एक यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहीं पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें अधिकतर आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे केसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और जिस प्रोसेस से ये एक्सचेंज होता है उसे हम कंजुगेशन कहते हैं। बट यूकैरियोट्स में आपको इस तरह का कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो दो ही तरह से होते हैं, या तो एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो फिर आपको यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया और आर्किया देखने को मिल जाएंगे, जबकि यूकैरियोट्स में आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। तो ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। और इस तरह से हमारे जो सेशन है वो यहाँ पर एंड होता है। तो इस सेशन के एंड होने के बाद आई होप कि आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा, इस लेक्चर में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और इस लेक्चर से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको पता चली हो, या हो सकता है कि आपको पहले से वो सारी चीज़ें पता हो। लेकिन ओवरऑल अगर आपको इस सेशन से कुछ नया सीखने को मिला हो या काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि हम ऐसे ही लेक्चर्स लाने वाले हैं, और इससे बेहतर लेक्चर्स लाने की हमारी कोशिश रहेगी हमेशा। तो हमारे इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस का वेट करना है। तो चलिए, हम इस सेशन को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।